चलो यार, आज हो गया हमारा 6 मार्च ना। तो 4 का छूटा है, 5 का छूटा है और आज 6 है। तो 4, 5, 6 तीनों दिन में जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सब कर लेंगे। देखो, न्यूज़ तो अभी एक ही चल रहा है, वेस्ट एशिया, ईरान, इसराइल, यूएसए और इंडिया पे क्या है उसका इम्पैक्ट आएगा। इंडिया कैसे स्ट्रेटेजिकली अपने आप को मैनेज करेगा, कैसे ऑयल रिजर्व्स को मेंटेन करेगा, यही सब आर्टिकल में आ रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें कुछ नया बन ही नहीं रहा है। तो अब वो वॉर को शांत होने दो, तो उसका कंक्लूजन फिर देखेंगे क्या आया। बाकी जितने छोटे छोटे न्यूज़ हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो हम कर लेते हैं। तो कार्बी एंगलोंग जिंजर, ये जिंजर का एक टाइप है। और ये कार्बी एंगलोंग, इसका नाम इसलिए लिखा गया है ना क्योंकि ये आसाम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब आसाम में एक कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे ये जिंजर उगाया जाता है, इसलिए इसका नाम कार्बी एंगलोंग जिंजर रख दिया गया है। और इस कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ना सिंघासन हिल्स है, इसी हिल्स पे इस जिंजर को उगाया जाता है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और अभी इसी कार्बी एंगलोंग जिंजर का पहला ट्रायल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जो कि 1.2 मिलियन टन का है, वो लंदन भेजा गया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए, के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है ना कि आसाम का जिंजर जो है वो एक्सपोर्ट होकर लंदन जा रहा है। ठीक है, ट्रायल एक्सपोर्ट है, लेकिन ये पास हो गया तो फिर डील हो जाएगी ना एक्सपोर्ट की। आगे देखो, और ये जो जिंजर है ये बहुत प्रीमियम वैरायटी का जिंजर है। इसका एरोमा बहुत अच्छा होता है, पंजीनेस, स्ट्रॉन्ग पंजीनेस इसकी होती है। वो जो अदरक का एक टेस्ट आता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसमें। मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। और इसको झूम या टीला कल्टीवेशन के मेथड से उगाया जाता है। बहुत प्रिमिटिव ओल्ड एग्रीकल्चर फॉलो करके अभी भी इस जिंजर को उगाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें एसेंशियल ऑयल कंटेंट होते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होते हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बताई दिए। पुराने आदिवासियों के तरीका से इसको उगाया जाता है। हाई मार्केट डिमांड, इस जिंजर का ना मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, खास करके फार्मा इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, इन सब में डिमांड बहुत है इस प्रोडक्ट का। ठीक, तो ये बेसिक था कार्बी एंगलोंग जिंजर के बारे में। अब जीआई टैग के बारे में कुछ बेसिक देख लो। तो जीआई टैग क्या है? ये एक साइन है जो कि हम डिनोट करते हैं किसी एक प्रोडक्ट को किसी एक जोग्राफिकल लोकेशन से। जैसे कि बंगाल के रसगुल्ले, फिर से बनारस का पान, बिहार के मखाने। तो ऐसे एक प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन, जोग्राफिकल लोकेशन के साथ डिनोट कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट तो सबसे बेस्ट इसी रीजन का होगा, उसी को हम जीआई टैग बोलते हैं। अंडर पेरिस कन्वेंशन, ये पेरिस कन्वेंशन ने इसको एक टाइप का आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट माना है। अब इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1919 है, इसी एक्ट से हमारे यहाँ सारा जीआई टैग का रेगुलेशन होता है। इंडिया में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग दिया गया था इंडिया में 2004-5 में। तो इंडिया की तरफ से पहला जीआई प्रोडक्ट कौन है? दार्जिलिंग टी। इंडिया की तरफ से कौन सा एक्ट चलता है? तो जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। और एक बात ध्यान रखना, जीआई टैग एक बार किसी प्रोडक्ट को मिल गया तो ये नहीं कि ये कंटिन्यू लाइफ टाइम चलेगा, नहीं, सिर्फ 10 साल के लिए ये वैलिड रहता है, फिर आप दोबारा रीन्यू करा सकते हैं। ठीक, और कौन सी मिनिस्ट्री ये सब काम देखती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये सारा काम देखती है, और इसकी जो डिपार्टमेंट है ना, डीपीआईआईटी, ये काम करती है। इसमें मेन मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, दूसरा देखो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो। अब ये सब खूब न्यूज़ में आएगा। क्यों न्यूज़ में आएगा? क्योंकि वेस्ट एशिया अभी क्राइसिस में डूबा है, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अभी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, फिर से ये ओपेक, ओपेक प्लस कंट्रीज, फिर से ये पेसो हम देख रहे हैं, फिर से इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज, ये सब खूब न्यूज़ में आएंगे अभी, क्योंकि पूरा वॉर ये न्यूक्लियर वेपन के मेकिंग से लेकर है, पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर बढ़ने के नीचे से लेकर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने बंद होने से लेकर है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में आएंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो अभी न्यूज़ में आया है ना, ये भी इसी वॉर के रिगार्डिंग आया है। तो पेसो देखो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव के नाम से जानते थे। ठीक, यही अब लेकिन अब इसका नाम बदल दिया है, अब इसका नाम पेसो हो गया है। पहले इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव था। ये मेन एजेंसी है इंडिया में जो कि काम करती है रेगुलेटिंग सेफ्टी ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, जैसे कि एक्सप्लोजिव हो गया, कंप्रेस्ड गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इन सब का सेफ्टी रेगुलेशन कौन मैनेज करती है? यही पेसो मैनेज करती है। इंडिया में जो एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 का है और पेट्रोलियम एक्ट 1934 का है,
1934, हाँ, इन दोनों को इम्प्लीमेंट भी पेसो करती है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आती है। तीसरा न्यूज़ देखो, ओलियम गैस लीक। ये ओलियम गैस को हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड रहता है, लेकिन जब 0 डिग्री का टेम्परेचर आएगा तब ये लिक्विड हो जाएगा, ठीक। और ये हाईली कोरोसिव केमिकल होता है, बहुत कोरोसिव केमिकल है ये डेंस वाइट फ्यूम रिलीज करता है जब खुले हवा मॉइस्ट एयर में इसको हम छोड़ देते हैं तब। और इसमें डिजॉल्व सल्फर ट्राई ऑक्साइड, मतलब सल्फर और ट्राई ऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीजन होते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक। और इस ओलम गैस को हम केमिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2SO4 ये तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, XHSO3 ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ओलम गैस का, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ध्यान रखना। इसमें डिजॉल्व्ड सल्फर ट्राई ऑक्साइड होते हैं। कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम सल्फर को जलाते हैं ताकि SO2 बन जाए। अब SO2 जब बन गया तो इस SO2 को हम ऑक्सीडाइज करा के SO3 बना देते हैं, और SO3 जैसे बन गया हमारा ओलियम गैस बन गया। और अभी हाल ही में ओलियम गैस लीक हुआ है महाराष्ट्र में, तो इससे हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट आता है ना, तो ये छोटा सा ओलियम गैस के बारे में न्यूज़ था। अगला देखो एक्सरसाइज मिलन। ये एक्सरसाइज मिलन क्या है, तो ये बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 सालों में एक बार होता है, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक। इसको किसने शुरू किया था, इंडिया ने शुरू किया था, 1995 में शुरू किया था अंडमान एंड निकोबार में। जब ये शुरू हुआ था तो इसमें बस 4 पार्टिसिपेशन था, किसका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 4 देश थे। लेकिन आज के डेट में ये सबसे बड़ा, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीटाइम एंगेजमेंट है, जिसमें US वगैरह सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज मिलन ऑफिशियली किसका है, इंडिया का है। आगे देखो ऑपरेशन संकल्प, ये भी किसका है, इंडिया का है। कब लॉन्च किया था, 2019 में लॉन्च किया था। ऑपरेशन संकल्प है क्या, काम क्या करता है, तो HADR ऑपरेशंस करता है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ वाले ऑपरेशंस ये करता है। 2019 में ही हम इसको लॉन्च किए थे। इसका काम क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को सिक्योर रखना और इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना, कि IOR रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में कुछ भी हो तो इंडिया का डोमिनेंस बना रहे, इंडिया ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ऐसा इंश्योर करना, ठीक। अब अभी इंडियन ओशन में तहलका मच ही रहा है, देखो ना, पूरा वेस्ट एशिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑयल प्राइस, ये सब है, तो इंडिया इसमें लगा हुआ है। अब साथ ही साथ ये ऑपरेशन गारंटी क्या करेगा, अभी जो इस ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, देखो इंडिया ने लॉन्च किया इस ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन का एम क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ देना, 2019 में लॉन्च हुआ था। ये IOR रीजन को सिक्योर रखता है और इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाता है IOR रीजन का, ठीक। अभी ये क्या काम कर रहा है, तो अभी देखो बवाल मचा हुआ है ईरान वगैरह का, तो ये सेफ सिक्योर पैसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडियन कॉमर्शियल व्हीकल्स को थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ एडन एंड गल्फ ऑफ ओमान, कि इन सब स्ट्रेट से इधर आने में ईरान वगैरह या फिर कोई भी कंट्री का शिप जो है वो हमारे कॉमर्शियल वेसल को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हमारी तो ईरान से भी बननी है, ईरान का ये चाबहार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी इजराइल से भी बननी है, तो हम डिलेमा में है कि कैसे बैलेंस करना है। तो अभी भी इंडिया के पास वही है कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली बैलेंस कर सकता है ईरान इजराइल दोनों को, तो करेगा कैसे, और अगर कर लेता है तो ये इंडिया के लिए स्टेबिलिटी का काम करेगा कि हमारे रिश्ते दोनों से अच्छे हैं, ठीक। इंडिया के लिए अभी फिलहाल तो डिलेमा भी है कि किसका साथ देगा, लेकिन अभी बैलेंस्ड बात कर रहा है, डी एस्केलेशन की बात इंडिया भी कर रहा है। कंक्लूजन होने दो तो उस वार की पूरी कहानी हम सुन लेंगे। अभी तक वॉर का जो कॉजेज है, इम्प्लीमेंटेशन है, कंसर्न्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा, दुनिया की तेल सप्लाई बैठ जाएगी, वो पढ़ चुके हैं यार, तुम लोग आंसर राइटिंग भी कर चुके हो, तो कोई मतलब नहीं है वो करने का। आखिरी टॉपिक देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ये एक एवरेज नंबर हमको बताता है, किस चीज़ का एवरेज नंबर, कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 होता है ना, जिसमें वो बच्चों को जन्म दे सकती है, तो इस रिप्रोडक्टिव एज में एक फीमेल्स का ग्रुप ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रहा है, इसी को टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का अगर हम डाटा देखें तो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो गई है, और कितनी हो गई है, 2.0 हो गई है, ठीक। ये हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है।
लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल नाम की एक चीज़ होती है, रिप्लेसमेंट लेवल होती है 2.1 को। अगर आपका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पे है ना, तो हम इसको रिप्लेसमेंट लेवल मानते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल क्यों मानते हैं कि हर एक जनरेशन अगले जनरेशन को रिप्लेस करते चलेगी। मतलब अभी हम आए, पुराना जनरेशन को रिप्लेस कर देंगे, फिर हमारे बच्चे आएंगे, वो हमको रिप्लेस कर देंगे। तो अगर 2.1 है ना, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का डिक्लाइन या ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। एक एक जनरेशन एक दूसरे को रिप्लेस करती चली जाएगी अगर हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो। लेकिन हमारा अभी टोटल फर्टिलिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अगर देखो तो 2.0 हो चुका है। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुका है ना, इसलिए ये कंसर्न आ रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2040 में बूढ़ी हो जाएगी, जो तुमको हम ऑलरेडी सिल्वर डिविडेंड करा चुके हैं। ठीक, तो ये पूरी कहानी थी। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये अलार्मिंग है हम बर्बाद हो जाएंगे। अभी भी हम रेगुलेटरी मेजर्स जो अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो अगर हम सही से इम्प्लीमेंट करा लिए तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। सिल्वर डिविडेंड नहीं आएगी, हमारी पॉपुलेशन इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी। हाँ, एक टाइम आएगा, धीरे धीरे तो सबका होता ही है, लेकिन हम उसके इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम रेगुलेटरी मेजर्स सही लिए। इन बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दो ना, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं। मतलब हम अगर अपने आज के डेमोग्राफिक डिविडेंड को आत्मनिर्भर बना देना, तो हम ये एजिंग वाले पॉपुलेशन को भी हैंडल कर लेंगे और जो इंडिया को विकसित भारत बनाना है वो भी कर लेंगे। तो सबसे जरूरी है स्केलिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये था हमारा आज का पूरा करंट अफेयर। आज का क्या, पिछले 2-3 दिन में जो कहानियां आई हैं। अब स्किल ट्रेनिंग और एआई की बात कर रहा है, तो उस पर तुमको हम क्या बताएं, कर चुके हो तुम लोग तो उसको छोड़ दिए हैं। बाकी जो तुमको जानना चाहिए वो बता दिए हैं, बाकी सब रिपीटेड टॉपिक है। ठीक, चलो।